Hello students, now we will discuss about normal and abnormal masses. ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल मासेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब मास मतलब मोलर मास. तो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट एबनॉर्मल मोलर मास. अब देखो, एबनॉर्मल मोलर मास की जब हम बात करते हैं तो अब जब भी हम कुछ कैलकुलेट करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो चीजें होती हैं. एक हमारा क्या होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक हमारा क्या होता है किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक हमारा होता है कैलकुलेटेड डेटा, एक हमारा क्या होता है कैलकुलेटेड डेटा. एक्सपेरिमेंटल डेटा और कैलकुलेटेड डेटा. ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं ना, ऑब्जर्व डेटा. क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट से ही तो आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो. ठीक है, और जो आप एक क्या करते हो, कॉपी पेन उठा के कैलकुलेट करते हो. क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो. तो जो हमारा ऑब्जर्व्ड डेटा होता है दैट इज एबनॉर्मल. क्या, एबनॉर्मल डेटा. जो ऑब्जर्व डेटा आएगा वो क्या होता है हमारा एबनॉर्मल डेटा, और द कैलकुलेटेड डेटा वो हमारा क्या होता है नॉर्मल डेटा. कैलकुलेटेड डेटा हमारा क्या होता है नॉर्मल डेटा. ठीक है, तो व्हाट इट इज कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो हमारा जैसे एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारा क्या होता है एबनॉर्मल डेटा होता है, और जो कैलकुलेटेड डेटा होता है वो हमारा क्या होता है नॉर्मल डेटा होता है. अब ये एबनॉर्मल वर्ड कहां से आया और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो बेसिकली जब हमारी रिएक्शन होती है, जब हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो किसी किसी में एसोसिएशन होता है, किसी किसी में क्या होता है डिसोसिएशन होता है. ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला KCl है, क्या है KCl. ठीक, अब इसको जब आप वाटर में डालेंगे, जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या होगा डिसोसिएट हो जाएगा. ठीक है, तो कैसा हो जाएगा आपका, ये आयंस में बदल जाएगा K प्लस और Cl माइनस. मतलब कि जब भी हम किसी कंपाउंड को, किसी कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या देता है एनायन देता है और कैटायंस देता है. ठीक है, तो हमें क्या देगा कैटायंस देगा और एनायन. ठीक, अब आप रिएक्टेंट पे देखो, रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और यहाँ पे कितने हैं 1 प्लस 1 कितने हैं 2. तो इस ये रिएक्शन में क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ डिसोसिएशन हुआ. क्या हुआ डिसोसिएशन. इस रिएक्शन में क्या हुआ हमारा डिसोसिएशन हुआ. तो अब आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या हो गए इंक्रीज हो गए. अब सपोज जो KCl का बॉइलिंग पॉइंट जो भी था मान लो x था, कितना था x था. ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कितना लगेगा 2x लगेगा. क्यों, क्योंकि उधर रिएक्टेंट साइड में आपका KCl कितना था 1 मोल था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आपका कितना आ गया डबल आ गया, है ना. तो ये जो है आपका ट्रू वैल्यू से क्या हो गया मिसमैच हो गया. ट्रू वैल्यू से क्या हो गया मिसमैच हो रहा है यहाँ पे. तो इसीलिए आपका क्या हुआ यहाँ पे एबनॉर्मल डेटा आ गया. जैसे कि इसी में हम एक और ले लें 2CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड है. ये जब आपकी रिएक्ट की तो क्या हो गई CH3COOH. अब यहाँ पे कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं. ठीक है, यहाँ कितना मोल बचा 1 मोल, डाइमराइज हो गई ना ये 1 मोल बचा. अब यहाँ क्या हुआ है आपका एसोसिएशन हो रहा है. क्या हो रहा है आपका एसोसिएशन हो रहा है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू थी
यहाँ पे आके क्या हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि 2 पार्टिकल्स के लिए इतनी तो एक के लिए हाफ। और यहाँ क्या हो रही है, कोई भी चीज चाहे मास ले लो चाहे जो भी ले लो, आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक के लिए आपका x तो 2 के लिए 2x, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक्सपेरिमेंटली और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही थी, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही थी, दोनों अलग अलग आ रही थी, ठीक है। तो इस चीज को स्टडी करते हुए एक साइंटिस्ट थे वेंट हॉफ। कौन से साइंटिस्ट थे? वेंट हॉफ, ठीक है। वेंट हॉफ, ठीक है, ये एक हमारे क्या थे साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1880 में इन्होंने एक वो क्या नाम है एक्सपेरिमेंट किया, उसके हिसाब से नॉर्मल और एब्नॉर्मल का इन्होंने वो निकाला, उसको इन्होंने क्या बोला, क्योंकि इन्हीं का नाम वेंट हॉफ था तो उसको क्या बोला वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर आई, ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर आई। अब आई क्या था, रेशियो उन्होंने दिया नॉर्मल मोलर मास इज इक्वल टू क्या, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अभी कैसे निकलेगा अभी देखते हैं। तो I इज इक्वल टू नॉर्मल क्या था हमारा कैलकुलेटेड, तो वी कैन राइट इट कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक, ये बोला। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड मोलर मास नीचे आ जाएगा, तो कैलकुलेटेड मोलर मास का क्या आ जाएगा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ऊपर क्या रहेगा आपका ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वेंट हॉफ फैक्टर उसने क्या दिया कि कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्योंकि मोलर मास क्या था, रेसिप्रोकल था उसका, ठीक है। मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें देखो न्यूमरेटर में कैलकुलेटेड मोलर मास है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई कैलकुलेटेड वाली, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व्ड मोलर मास है तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ आ गई, न्यूमरेटर में आ गई, ठीक है। तो I वेंट हॉफ फैक्टर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, देखो अभी जब हम बात कर रहे थे तो क्या था, KCl क्या दे रहा था हमें, K प्लस प्लस Cl माइनस दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स कितने हैं, 1 है, यहाँ कितने हो गए 2 हो गए, 1 और 1 2। तो यहाँ पे अगर उसका किसी का मान लो बॉइलिंग पॉइंट x आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ रहा था 2x, तो ये क्या हो गया ऑब्जर्व करके ये आया और कैलकुलेटेड वाला ये आया, तो हमारा सही कौन सा होता है हमेशा कैलकुलेटेड, ठीक है। अब जैसे कि इसका मोलर मास मान लो x है, कैलकुलेट करके तो वो x हमारा सही है, बट ऑब्जर्वेशन में क्योंकि K और Cl दो अलग अलग टूट गए, तो जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे वाटर के साथ तो ये 2x आ रहा था, तो वो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसीलिए उसको क्या बोला एबनॉर्मल या फिर ऑब्जर्व बोला। तो अब और हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है ये, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ
moles of particles of product upon number of moles of particles of reactants. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्यों? इसमें कई बार ये भी लिखा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इस रिएक्शन में जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 1, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर यही रिवर्स रिएक्शन होती तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाता, अगर रिवर्स में जा रही होती तो 1 अपॉन में 2 दैट इज 0.5 हो जाता। इसका मतलब अगर एसोसिएशन हो रहा है, अगर मतलब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, अगर जैसे कि आपका क्या है A plus B gives you AB, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और AB अगर gives you A plus B तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/1। ठीक है, ये तो हमने ले लिया, मतलब हो सकता है 3 में टूट जाए, 4 में टूट जाए, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है एसोसिएशन में I की वैल्यू हमेशा 1 से नीचे आ रही है, ठीक है 0.5, और डिसोसिएशन में I की वैल्यू 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, डिसोसिएशन में I की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा वो है ट्विस्ट टाइप का, वो अभी हम लोग देख लेते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड्स होते हैं ना डिसोसिएशन में या फिर एसोसिएशन में, 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के क्या, जैसे कि HCl है, ये आपको क्या दे रहा है H plus Cl minus, एक दूसरा एक और ले लेते हैं CH3COOH, इसको अगर हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है CH3COO minus और H plus। ठीक है, अब जो HCl है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा। ठीक है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन मान लो C है, ठीक है, तो डिसोसिएशन होने के बाद इसका भी कंसंट्रेशन कितना होगा C, और इसका भी कंसंट्रेशन कितना होगा C, मतलब कि ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ 1 है, और यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 1 है। ठीक, तो 2 और इधर 1। लेकिन यहाँ पे जो डिसोसिएशन है ये वीक एसिड है, तो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा, तो आपको पूरा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और ये भी पूरा आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, सपोज ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है आपका अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फा। अब इसका जब रिएक्शन शुरू हुई, देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी एक बार दिखा दे, जब रिएक्शन शुरू इसका कंसंट्रेशन C था, इसका 0, इसका 0। ठीक, थोड़ा टाइम पास हुआ, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया, तो ये पूरा खत्म हो गया, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा C minus C, और यहाँ पे C और यहाँ पे C। ठीक है, क्योंकि पूरा डिसोसिएट हो गया, तो इसका कंसंट्रेशन C minus C क्या हो गया 0, और इसका भी C हो गया, और इसका भी C हो गया। ठीक, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मतलब कि अल्फा टाइम डिसोसिएट होगा। तो शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब इसका कंसंट्रेशन कितना है C, इसका कितना है 0, इसका कितना है 0। अब इसमें डिक्रीज हुआ, भाई इसमें तो पूरा C खत्म हो गया, इसमें C का अल्फा टाइम्स कम हुआ, तो कितना कम हुआ C अल्फा, C था पहले और C अल्फा कम हो गया, C minus C अल्फा इसका कंसंट्रेशन हो गया, और इसका क्या हो गया C अल्फा, इसका भी क्या हो गया C अल्फा। ठीक है, जितना यहाँ पे कम होगा उतना ही इन दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा टर्म आता है K क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जो चीजें हैं ये 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिस्कस की गई थी, बट यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग यू
थोड़ा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जिसमें कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा, तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा। तो C यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C अंदर 1 माइनस अल्फा। तो C से स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है, अल्फा बहुत छोटा होता है, तो 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के ही बराबर आ जाता है, ठीक है। 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के ही बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन में C। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू रूट K बाई C, रूट K बाई C। यहां से हमारा अल्फा निकल आता है। तो अब ये जो डिसोसिएशन होते हैं, यहाँ पे तो पूरा 1 1 मिला, यहाँ 1 1 नहीं मिलेगा, अल्फा के हिसाब से ये मिलेगा, ठीक है। वो कितना मिलेगा, वो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है, देखो जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका, जैसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होता है आपका डेल्टा P अपॉन में P1 नॉट, ठीक है। ये जो ये वाला टर्म है, ये क्या है आपकी ऑब्जर्व्ड है, क्या है ऑब्जर्व्ड, ठीक है। और कैलकुलेट जब हम करते हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये किसके बराबर होता है आपका, ऑब्जर्व्ड वाली होती है, तो ये किसके बराबर होता है आपका x2 के बराबर होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या आता है आपका x2, ठीक है। या फिर हम लिखते हैं उसको और सॉल्व करके n2 बाई n1, ठीक है। ओके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। तो I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले लो, तो I इज इक्वल टू ऑब्जर्व क्या होता है, जो आप सिंपल लिख दोगे डेल्टा TB, और कैलकुलेटेड क्या होता है KB इंटू N, ठीक है, KB इंटू N। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा KB अपॉन में KB इंटू N। ऐसे ही I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड अपॉन में ये, क्योंकि ये सॉल्व कर रहे हो ना, ये पार्ट ये कैलकुलेटेड होता है और ये वाला ऑब्जर्व्ड होता है। ऐसे ही आई ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा पाई, और कैलकुलेटेड क्या होगा CRT, ठीक है। I इज इक्वल टू पाई अपॉन में CRT। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मासेस का। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वेंट ऑफ फैक्टर पे, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर पे, ठीक है। अगर I की वैल्यू ज्यादा है तो एबनॉर्मल वाला, I की वैल्यू ज्यादा मतलब 1 से बड़ी आ रही है, तो जो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है, ऑब्जर्व वाली बढ़ जाएंगी। और अगर I की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो आप क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। मतलब कि अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, और अगर I की वैल्यू 1 से कम है तो क्या हो रहा है, एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर सॉल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर सॉल्यूशन। नाउ वी विल, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर, ओके।